हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों को चैंपियन बैच में। तो आप सभी को बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैंपियन बैच, जिसमें कि जीके जीएस हम लोग पढ़ते हैं। और ये जो बैच है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो वनडे एग्जाम है उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग के लिए ये बैच काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सबको बता दूं, इससे पहले कई सारी वीडियो आ चुका है इस बैच का, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं और पहले वीडियो से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप बिहार के अभी जो मद्य निषेध का एग्जाम होने वाला है, उसका एग्जाम डेट आ चुका है, तो उसका भी अगर जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी मैं जीके जीएस का भी करवा दिया हूँ। तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाइए देखिए। मद्य निषेध का प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें लगभग 30 वीडियो है। अगर आप उस 30 वीडियो को कर लेते हैं अच्छे से तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए, ये सारी चीज़ें आप लोग को बता दिए। अगर आप जैसा करना चाहते हैं अब आपके ऊपर है। अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत को सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा था? भारत को सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा था? ईरानियों ने, यूनानियों ने, रोमनों ने या फिर अंग्रेजों ने? तो बताना है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था। तो ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम भारत को यूनानियों ने इंडिया कहा था। ठीक ना, यूनानियों ने इंडिया कहा था भारत को सर्वप्रथम। और देखिए, भारत के नाम से संबंधित सारे इतिहास को हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे भारत का क्या नाम पड़ा था। तो देखिए, इंडिया शब्द की उत्पत्ति, भारत के उस उत्तर पश्चिम में बहने वाली सिंधु नदी ही इस नाम का मुख्य कारण है। देखो, इंडिया शब्द का उत्पत्ति का कारण जो है ये सिंधु नदी है। कैसे है? तो देखिए, संस्कृत में जिसे सिंधु कहा जाता था उसे प्राचीन यूनानी भाषा में इसे इंडोस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इंडोस कहा जाता था। और यूनानियों के लिए इंडोस नदी के पार के देश धीरे धीरे इंडिया बन गया। मतलब कि एक बोलचाल की भाषा में इंडोस, जो मतलब कि ये सिंधु नदी को ये लोग इंडोस कहते थे, तो ऐसे ही इस साइड के उस पार, मतलब कि इस नदी के पार वाले देश को ये लोग इंडस इंडोस कर करके फिर इंडिया बोलने लगे। तो इस प्रकार इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुआ। उसके बाद देखिए, भारत के अन्य नाम जो है उन सभी का उत्पत्ति कैसे हुआ, जैसे कि भारत। भारत, तो आप लोग एक भरत, राजा भरत का नाम सुने होंगे। वो उन्हीं के नाम पर ये जो है कि भरत कबीले का ये राजा थे भरत, उन्हीं के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा था। अब देखिए, हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा था? तो यह नाम ईरानियों, देखिए ईरानियों का देना है। ठीक ना, हिंदुस्तान। और बाद में आए मुगल शासकों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, जिसका अर्थ हिंदू यानी कि सिंधु नदी की भूमि। तो देखिए, इसका भी संबंध, हिंदुस्तान का भी संबंध सिंधु नदी से ही है। तो जो भी नाम है अधिकतर सिंधु नदी से ही रिलेटेड है भारत का। उसके बाद देखिए, एक जम्बू द्वीप भी नाम है भारत का। इसमें प्राचीन बौद्ध हिंदू ग्रंथों में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए इस नाम का प्रयोग मिलता है। तो देखिए, ये जो जम्बू द्वीप है ये बौद्ध ग्रंथ और हिंदू ग्रंथों में भारत का नाम जम्बू द्वीप मिलता है। उसके बाद देखिए, आर्यावर्त भी आप लोग का भारत का ही नाम है। तो उत्तरी भारत में रहने वाले आर्यों के निवास स्थान के कारण इसे आर्यावर्त कहा गया। तो आप सभी को पता ही होगा, मध्य एशिया से भारत में रहने आए थे क्या, आर्य, जो कि ये उत्तरी भारत में रहते थे। ठीक ना, उत्तरी भारत में रहते थे। तो इस प्रकार भारत को आर्यावर्त भी कहा गया इन आर्यों के निवास की वजह से। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि महात्मा गांधी जी ने किस कॉलेज से अपनी कानूनी शिक्षा की शुरुआत की थी? महात्मा गांधी किस कॉलेज से अपनी कानूनी शिक्षा की शुरुआत की थी? रामलाल दास कॉलेज भावनगर, या फिर इनर टेम्पल लॉ कॉलेज, और या फिर फर्गुसन कॉलेज पुणे, या फिर एल एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई? महात्मा गांधी किस कॉलेज से अपनी कानूनी शिक्षा की शुरुआत की थी? तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी अपनी कानूनी शिक्षा की शुरुआत इनर टेम्पल कॉलेज, इंटर टेम्पल लॉ कॉलेज से शुरुआत की थी, जो कि लंदन में है। अब देखिए, महात्मा गांधी की शिक्षा से संबंधित सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो गांधी जी ने राजकोट से मैट्रिक पास करने के बाद जनवरी 1888 में इस कॉलेज में दाखिला लिया था। तो देखिए, गांधी जी ने कहा से मैट्रिक किया था? तो राजकोट से, ध्यान रखिएगा, राजकोट से। और यह जो जगह है, मतलब कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और हाई स्कूल की शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से पूरी की है। तो देखिए, इन्होंने अपना मान लीजिए कि प्राइमरी
शिक्षा जो है ये पोरबंदर के स्कूल से, और हाई स्कूल की शिक्षा जो है कि अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से पूरी की है, जो कि 1887 में इन्होंने मैट्रिक का परीक्षा पूरी की थी। जनवरी 1888 में श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर में प्रवेश लिया, जिसे उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। तो ये श्यामलाल दास कॉलेज में इन्होंने प्रवेश लिया था, लेकिन बीच में ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ा था? तो देखिए, पारिवारिक मित्र मामाजी दवे के सलाह पर वे सितंबर 1888 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन यानी कि इंग्लैंड चले गए। किसके सलाह पर? तो मामाजी देव, जो कि इनके पारिवारिक मित्र थे, और उन्हीं के सलाह पर ये जो है कि कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर सितंबर 1888 में लंदन इंग्लैंड चले जाते हैं, और उन्होंने इनर टेम्पल लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की, यानी कि बैरिस्टर एट लॉ की उपाधि ये प्राप्त किए थे इनर टेम्पल कॉलेज से। 10 जून 1891 को उन्हें बार में बुलाया गया और वे 1891 में ही भारत लौट गए। देखिए, वो भारत कब लौटे थे? तो 1891 में। लंदन जब ये पढ़ाई करने गए थे तो वहां से भारत ये 1891 में भारत लौटे थे। उसके बाद देखिए, जब गांधी जी 1888 में लंदन गए तो उनकी उम्र केवल 18 वर्ष थी और उनकी शादी कस्तूरबा जी से हो चुकी थी। देखिए, जब ये गांधी जी लंदन गए थे तो उस समय इनकी उम्र 18 वर्ष हो चुका था और इनका शादी भी हो चुका था, जो कि इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है, ध्यान रखिएगा, कस्तूरबा गांधी। और भारत में वकालत न चलने के कारण उन्होंने 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। तो देखिए, इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, तो वकालत इनका भारत में नहीं चल पा रहा था, तो जिस कारण ये क्या किया, तो 1893 में, जो कि एक व्यापारी था, गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला अब्दुल्ला सेठ जिसको कहा जाता था, उसी के मुकदमा लड़ने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका से संबंधित इनकी सारी घटनाएं हम लोग देख लेते हैं। तो 1893 में दक्षिण अफ्रीका आगमन और पीटर पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन के से जबरन उतारे गए। तो इन्होंने जब ये गए थे वहां पर अफ्रीका में, तो देखिए वहां पर रंग का भेदभाव था, मतलब कि लोगों के रंग से भेदभाव किए जा रहे थे, गोरा और काला को लेकर। तो ये जब 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे तो उनको पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर जबरन ट्रेन से मतलब कि निकाल दिया गया था। उसके बाद देखिए, 1894 में नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना ये करते हैं वहीं पर। 1894 में नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना ये दक्षिण अफ्रीका में ही करते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1906 में ये जीवन का पहला सत्याग्रह एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ किया था। ये पहला सत्याग्रह क्या किया था? तो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ ये अपना पहला सत्याग्रह किए थे 1906 में, ध्यान रखिएगा, 1906 में। उसके बाद देखिए, 1909 में प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज मूल रूप से गुजराती में लिखी थी। इन्होंने 1909 में क्या लिखा था? तो हिंद स्वराज, जो इनका पुस्तक है हिंद स्वराज, इसको कब लिखा था? तो 1909 में, वो भी गुजराती भाषा में। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए, गांधी जी से अभी हम लोग जितने रिलेटेड चीज पढ़ रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। उसके बाद देखिए, ये 9 जनवरी 1915 को ये क्या होता है कि भारत वापसी इनका होता है, 9 जनवरी 1915 को। और इसी दिन को 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रवासी दिवस जो मनता है, ये जब भारत वापसी किए थे गांधी जी, उसी डेट को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, 1917 में ये चंपारण सत्याग्रह करते हैं बिहार में। 1917 में ये चंपारण सत्याग्रह करते हैं, और भारत में पहला इनका सफल आंदोलन नील की खेती के खिलाफ यही था। भारत में इनका पहला सफल आंदोलन कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह, ध्यान रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह, जो कि नील की खेती के खिलाफ था। यानी कि अंग्रेजों द्वारा किसानों को बोला जा रहा था कि 3/20 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करने को बोला जा रहा था, तो उसी के खिलाफ में ये चंपारण सत्याग्रह किए थे। उसके देखिए, 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल, 1918 में ये अहमदाबाद मिल हड़ताल करते हैं, और भारत में गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था। ये जो अहमदाबाद मिल हड़ताल था, ये भारत में गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था, जो कि 1918 में किए थे। उसके बाद 1918 में ही ये खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में करते हैं, खेड़ा सत्याग्रह। ये टैक्स माफी के लिए पहला किसान आंदोलन था।
यानी कि किसानों पर जो टैक्स लगाया गया था उसको माफ कराने के लिए उनका पहला ये आंदोलन था खेड़ा सत्याग्रह, जो कि गुजरात में था, ध्यान रखिएगा। और ये खेड़ा सत्याग्रह कब किए थे? तो ये 1918 में किए थे, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1920-22 में ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं, असहयोग आंदोलन की। और इनका प्रथम राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। असहयोग आंदोलन इनका प्रथम राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, जो इसका शुरुआत 1920 में करते हैं और ये 1922 तक चलता है। और आप सभी को पता ही होगा चौरी चौरा कांड की हिंसा के कारण ये वापस ले लिए थे, ठीक ना। असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के कारण ये क्या कर लिए थे, तो इसे वापस कर लिए थे। तो इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, तो चौरा चौरी एक स्टेशन है, वहां पर पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया था, जिससे कि 22 पुलिसकर्मियों का क्या हुआ था, मौत हो चुका था। तो उसी कारण ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। उसका देखिए 1924 में बेलगाम अधिवेशन, यानी कि जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे बेलगाम अधिवेशन में, ध्यान रखिएगा। तो ये महात्मा गांधी से संबंधित सारे फैक्ट्स था, आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी और भी है, देखिए 1930 में दांडी मार्च, ये 1930 में दांडी मार्च करते हैं 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, ठीक ना। ये साबरमती से ये दांडी यात्रा को शुरू करते हैं, साबरमती से 12 मार्च को, और 6 अप्रैल को 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ध्यान रखिएगा 12 मार्च को ये दांडी मार्च शुरू करते हैं साबरमती जिले से, और ये दांडी पहुंचते हैं 6 अप्रैल को, और वहां पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, ध्यान रखिएगा। तो दांडी मार्च 1930, ध्यान रखिएगा। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में भाग लिए थे। तो देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ही गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी और उस टाइम के वायसराय इरविन के बीच, जो कि 1931 में हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1931 में ही ये गए थे गांधी जी, कहाँ पर, तो लंदन में। तो लंदन में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कि गांधी जी भाग लिए थे। उसके बाद देखिए 1932 जो कि पूना पैक्ट, ये क्या था, तो यरवदा जेल में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के साथ दलित आरक्षण पर समझौता। तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ था जिसे कि पूना पैक्ट कहा जाता है, पूना पैक्ट, और ये 1932 में हुआ था। किस लिए हुआ था, तो दलित आरक्षण पर यह समझौता, दलितों के आरक्षण के लिए ये समझौता हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, तो यरवदा जेल में हुआ था, यरवदा जेल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच, ध्यान रखिएगा। उसका देखिए 1942 में इनका भारत छोड़ो आंदोलन अंतिम, गांधी जी का सबसे अंतिम आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन ही था। और इसकी शुरुआत बंबई से की थी, और प्रसिद्ध नारा करो या मरो का नारा इसी में दिए थे गांधी जी, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिए थे। ये सारी चीज आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, कांग्रेस का परिषद सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था। यानी कि कांग्रेस के जो सूरत अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस का विभाजन हुआ था, इस वजह से उसे सूरत विभाजन भी कहा जाता है। तो बताइए ये कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1905, 1906, 1907 या फिर 1911। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो आप सभी को पता होगा 1907। 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, नरम दल और गरम दल में, नरम दल और गरम दल में। अब देखिए उससे संबंधित सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो गुजरात के सूरत में ताप्ती नदी के तट पर कांग्रेस का 23वां अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन था, तो 23वां अधिवेशन था सूरत के ताप्ती नदी के तट पर, जहां पार्टी दो धड़ों यानी कि नरम दल और गरम दल में बट गई। अब देखिए अध्यक्ष पद को लेकर इसमें विवाद था, ठीक ना। तो ये जो विभाजन हुआ था अध्यक्ष पद को लेकर विवाद के कारण विभाजन हुआ था। गरम दल के लोग लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। वही नरम दल के लोग डॉक्टर रास बिहारी घोष को अध्यक्ष के रूप में आगे बढ़ाया और वही अध्यक्ष चुने गए। तो देखिए गरम दल के लोग चाहते थे कि लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक इस अधिवेशन की अध्यक्षता करें, लेकिन नरम दल के लोग चाहते थे कि डॉक्टर रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता करें। तो इसमें जो है कि रास बिहारी घोष ने ही अध्यक्षता की थी, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें। अंग्रेज ने इस विभाजन का फायदा उठाया और उन्होंने गरम दल के नेताओं का दमन शुरू किया और बाल गंगाधर तिलक को 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्षों के लिए मांडले जेल म्यांमार भेज दिया गया। तो देखिए इसके कांग्रेस विभाजन का फायदा कौन उठाया, तो अंग्रेजों ने। और ये जो गरम दल के नेताओं में बाल गंगाधर तिलक थे उनको 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष के लिए म्यांमार के जेल में भेज दिया था। सूरत विभाजन के समय वायसराय,
तो देखिए सूरत विभाजन के समय वायसराय जो था वो मिंटो द्वितीय था, मिंटो द्वितीय था। इसका कार्यकाल 1905 से लेकर 1910 था, 1905 से लेकर 1910। उसके बाद देखिए वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए। तो देखिए जब 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उस अधिवेशन में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए। ध्यान रखिएगा। ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी और इसी सत्र में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ था। तो देखिए 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन था काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें नरम दल और गरम दल भी एक हुए थे और क्या है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी समझौता इसी अधिवेशन में हुआ था। तो लखनऊ अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि दिल्ली में तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? दिल्ली में तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिर नासिरुद्दीन मुहम्मद। तो बताइए दिल्ली में तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखिएगा तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। अब देखिए सीरी का स्थापना पूछ लेगा किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सीरी का स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसके बाद तुगलकाबाद को हम लोग देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक। जहापना का जो स्थापना किया था मोहम्मद बिन तुगलक, जहापना का स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। उसके बाद देखिए फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर और हिसार का स्थापना कौन किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और जौनपुर का स्थापना इसलिए किया था तो उसकी जुन्ना खां की याद में, उसका भाई जो जुन्ना खां था उसकी याद में जौनपुर शहर का स्थापना किया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दीन पनाह का स्थापना हुमायूं ने किया था। जहांपनाह का स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक, वही दीन पनाह का स्थापना हुमायूं ने किया था। शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद जो पुरानी दिल्ली में था इसकी स्थापना शाहजहां ने किया था, शाहजहां ने ही किया था। और लाल किला भी यहीं पर है, लाल किला यहीं पर है। लाल किला की स्थापना भी शाहजहां ने किया था। नई दिल्ली, नई दिल्ली की स्थापना एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया है, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था, तो उदयन, पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन जो कि हर्यक वंश का शासक था। आप लोगों को पता होगा पाटलिपुत्र नगर का स्थापना उदयन ने किया था जो कि हर्यक वंश का शासक था। ये श्रीनगर, श्रीनगर का स्थापना सम्राट अशोक ने किया है, सम्राट अशोक ने किया था झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी के तट पर। आगरा शहर का स्थापना सिकंदर लोदी ने, आगरा शहर का स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में। अमृतसर, अमृतसर का स्थापना गुरु रामदास जी, अमृतसर का स्थापना गुरु रामदास जी, सिखों के जो चौथे गुरु थे, गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु थे। हैदराबाद का स्थापना कुली कुतुब शाह, हैदराबाद का स्थापना कुली कुतुब शाह और कुली कुतुब शाह हैदराबाद के चार मीनार का भी निर्माण किया था। कुली कुतुब शाह हैदराबाद के चार मीनार का भी निर्माण किया था। वही जयपुर, जयपुर का स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय ने किया था, जयपुर का स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय ने किया था, सवाई जयसिंह द्वितीय ने किया था। उसके बाद देखिए कोलकाता, कोलकाता शहर का स्थापना जॉब चौरनक ने किया था, जॉब चौरनक, कोलकाता शहर का स्थापना जॉब चौरनक ने किया था। मुंबई की स्थापना गुराड ओगियर, मुंबई शहर का स्थापना गुराड ओगियर, गुराड ओगियर, गुराड ओगियर। चेन्नई, चेन्नई जो शहर का स्थापना कौन किया था, तो फ्रांसिस डे, फ्रांसिस डे, चेन्नई का स्थापना फ्रांसिस डे। तो ये सभी नगरों का स्थापना आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सभी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, बंगाल में स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे? बंगाल में स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे? अश्विनी कुमार दत्त, कुलीन बिहारी दास, वरेंद्र कुमार घोष या फिर जतेंद्र मुखर्जी। तो बताइए बंगाल में स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक जो थे ये अश्विनी कुमार दत्त थे, अश्विनी कुमार दत्त बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किए थे। अब देखिए इन्होंने अगस्त 1905 में बरिशाल जो कि अब बांग्लादेश में है स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी और इस समिति का मुख्य उद्देश्य लोगों में देशभक्ति जगाना, स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और विदेशी सामानों का बहिष्कार करना था। और इसकी 150 से अधिक शाखाएं थी। तो देखिए इस समिति का स्थापना जो हुआ था अगस्त 1905 में हुआ था, अगस्त 1905 में बारिशाल में, जो कि अब ये बांग्लादेश में पड़ता है। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था, तो देशभक्ति जगाना, लोगों के अंदर देशभक्ति जगाना, स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और विदेशी सामानों का बहिष्कार करना, ये
स्वदेश बांधव समिति का उद्देश्य था। आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने दिसंबर 1908 में इस समिति को अवैध घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया। तो देखिए अंग्रेजों ने क्या किया था, तो इसको दबाने के लिए दिसंबर 1908 में इसको अवैध घोषित करके प्रतिबंधित कर दिया था। अवैध घोषित करके प्रतिबंधित कर दिया था 1908 में। उसके बाद देखिए अब और हम लोग देखेंगे भारत में प्रमुख स्थापित संस्थाएं। भारत के में स्थापित प्रमुख संस्थाएं जैसे कि मित्र मेला का स्थापना हुआ था 1899 में और अभिनव भारत का स्थापना 1904 में। मित्र मेला 1899, अभिनव भारत 1904 में। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा नासिक महाराष्ट्र में ये किए थे। विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला और अभिनव भारत का स्थापना नासिक महाराष्ट्र में किए थे। ध्यान रखें, मित्र मेला 1899 और अभिनव भारत 1904। अनुशीलन समिति का स्थापना 1902 में हुआ था परमनाथ मित्र द्वारा और सत्येंद्र चंद्र बसु दोनों मिलकर अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे कलकत्ता बंगाल में। ढाका अनुशीलन समिति का स्थापना 1905 में पुलिन बिहारी दास द्वारा ढाका में हुआ था। ढाका में स्वदेश बांधव समिति हम लोग देखेंगे। भारत नौजवान सभा का स्थापना 1926 में भगत सिंह छबील दास और यशपाल द्वारा भारत नौजवान सभा का स्थापना हुआ था 1926 में लाहौर में। HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका स्थापना हुआ था 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था, तो 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कानपुर में। और इसी ने काकोरी कांड किया था। जो काकोरी कांड आप लोग सुने थे, काकोरी स्टेशन पर क्या हुआ था, तो ट्रेन को लूट लिया था। जो ये घटना को अंजाम दिया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने। उसका देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1928 में हुआ था चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह द्वारा। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह द्वारा, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से है? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 के ए, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51 के ए। बताइए किस अनुच्छेद में बताया गया है कि बच्चों को यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य है और ये मौलिक अधिकार का भाग है। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार का। जाहिर सी बात है, इसमें मौलिक अधिकार का कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 21 का ए। अनुच्छेद 21 का ए। अब देखिए भाग 3 के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक ना, मौलिक अधिकार। तो भाग 3 जिसे मौलिक अधिकार से संबंधित है, यह राज्य के एक संख्या दिया है, इसे संविधान के भाग 3 में, अच्छा उसका बात हो रहा है 21 के एक ही बात हो रहा है, इसे संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। यह राज्य को आदेश देता है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। तो इसके तहत क्या कहा गया है, तो राज्य को ये आदेश दिया गया है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है और सरकार को देना एकदम अनिवार्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। शिक्षा के इस अधिकार को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसे किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को संविधान के 3 जगह मिली थी। देखिए 86वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में शिक्षा को संविधान में 3 जगह मिली थी। देखिए कहाँ कहाँ, तो मौलिक अधिकार इसको बनाया गया था और इसको अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया था, ठीक ना, मौलिक अधिकार। अब देखिए और इसको नीति निर्देशक तत्व में भी जोड़ा गया है अनुच्छेद 45 में। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान है। उसका मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 51 के ए के में यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये भी शिक्षा से ही संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय शिक्षा को
ये 3 अनुच्छेद के हम लोग अंतर्गत पढ़ते हैं। एक मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 के ए, नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 और मौलिक कर्तव्य में अनुच्छेद 51 के एक के में है। तो ये 3 जगहों पर शिक्षा से संबंधित है। और देखिए मौलिक अधिकार के बारे में जान लीजिए। तो ये भाग 3 के अंतर्गत आता है और इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है, 12 से लेकर 35 तक। और इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया और यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय और उल्लंघन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देखिए यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है और अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है, आप जो भी मौलिक अधिकार पढ़ते हैं उसमें से किसी भी मौलिक अधिकार का आपका हनन होता है तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद देखिए संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, जिसे संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में था, उसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक ना। ये जो संपत्ति का अधिकार था पहले मौलिक अधिकार ही था। इससे सरकार को काफी प्रॉब्लम हो रही थी, कहीं विकास की देश के विकास में रुकावट आ रहा था। मान लो कहीं पे रोड निकल रहा है और किसी का निजी जमीन है तो सरकार को वो अपना जमीन नहीं दे पा रहा था। इस वजह से संपत्ति के अधिकार को, जो मौलिक अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार से हटाकर विधि का अधिकार बना दिया गया। और ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 31 से हटाकर इसे अनुच्छेद 300 के ए में जोड़ा गया। ठीक ना। और इसका संविधान संशोधन ध्यान रखिएगा, काफी बार ये पूछा जाता है। इसको देखिए राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान क्या होता है। तो मौलिक अधिकार जो 20 और 21 है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो इसको छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। ठीक ना। मात्र 20 और 21 एक मौलिक अधिकार है जो इसको छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है अगर भारत में अपने देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है तो। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल। तो भाषा के आधार पर आप सभी को पता होगा गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश, ठीक ना। आंध्र प्रदेश ये पहला राज्य था जो कि 1553 में ये राज्य गठित हुआ था। अब देखिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। यानी कि ये तेलुगु भाषी क्षेत्र था, इसको आंध्र प्रदेश राज्य घोषित किया गया और इसकी तत्कालीन राजधानी कुर्नूल थी। उस समय इसकी राजधानी कौन सा था, तो कुर्नूल था। तो ध्यान रखिएगा भाषाई आधार पर पहला राज्य का गठन आंध्र प्रदेश का हुआ था। और देखिए तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामुलु ने 26 दिनों का आमरण अनशन किया था, जिसके बाद 15 दिसंबर 1952 को उनका निधन हो गया और इसी जन आक्रोश के कारण सरकार को तुरंत आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा था। देखिए इस राज्य की मांग करते हुए श्री रामुलु की क्या हुआ था, 56 दिन के ये आमरण अनशन किए थे अपने देश की स्थापना अपने राज्य की स्थापना के लिए। इसी के बाद जन आक्रोश के कारण सरकार तुरंत आंध्र प्रदेश का गठन कर देता है 1953 में। और देखिए फजल अली आयोग 1953। आंध्र प्रदेश के गठन के बाद देश भर से भाषाई राज्यों की मांग उठने लगी, जिसके लिए सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे और अन्य सदस्य के.एम. पनिकर और H.N. कुंडरू थे। तो देखिए जब आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाया गया तो बाद में और भी जो भाषाई क्षेत्र थे तो अपने भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य की मांग करने लगे। तो इसी को देखकर क्या किया गया, तो सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और इसके अध्यक्ष फजल अली थे और इसका कार्य क्या था, मतलब कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना। और अन्य सदस्य भी ध्यान रखिएगा के.एम. पनिकर और H.N. कुंडरू थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 7वां संविधान संशोधन 1956 संशोधन पास किया गया, जिसके तहत भारत में 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो देखिए इस आयोग के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 7वां संविधान संशोधन 1956 पास किया गया और
इसके तहत भारत के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ, ठीक ना। तो सबसे पहले भारत में कितने राज्य का गठन हुआ था, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान रखिएगा भाषाई आधार पर। और इनका गठन कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। और इसके लिए 7वां संविधान संशोधन, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें ध्यान रखना है 1956 7वां संविधान संशोधन, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रणाली किस देश के संविधान से अपनाई गई। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रणाली किस देश के संविधान से अपनाई गई। संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रणाली किस देश के संविधान से अपनाई गई है। तो ध्यान रखिएगा राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रणाली दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाई गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ध्यान रखिएगा। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका के संबंधित देखिए कौन कौन सा है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया भी यहाँ से लिया गया है। उसके बाद देखिए फ्रांस, फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, तो गणतंत्रात्मक ढांचा, भारतीय संविधान का गणतंत्रात्मक ढांचा कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये सभी भी फ्रांस से ही लिया गया। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये सभी फ्रांस से लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। उसका देखिए अमेरिका, अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की प्रस्तावना, राष्ट्रपति पर महाभियोग और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों का हटाने की प्रक्रिया। देखिए अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की प्रस्तावना, राष्ट्रपति पर महाभियोग और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, ये सभी अमेरिका से लिया गया है। देखिए मौलिक अधिकार का मतलब तो आप समझते होंगे, न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि संसद द्वारा कोई कानून पास हो जाता है तो उसको एक बार जांच करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो ये शक्ति दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। उसका संविधान के प्रस्तावना, संविधान में जो प्रस्तावना है वो भी अमेरिका से लिया गया। और राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है, तो उस पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया भी अमेरिका से लिया गया। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने का प्रक्रिया भी अमेरिका से लिया गया। उसके बाद देखिए ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। इस संसदीय शासन प्रणाली, भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय, भारत का जो द्विसदनीय व्यवस्था है लोकसभा और राज्यसभा, ये ब्रिटेन से ही लिया गया है। उसके बाद देखिए आयरलैंड, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिया गया। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति भी आयरलैंड से। और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन, 12 सदस्य जो नामांकित यानी मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, ये जो प्रक्रिया है आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से। सोवियत संघ यानी कि रूस, रूस से क्या क्या लिया गया, तो देखिए मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में जो 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों प्रकार की न्याय रूस से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य भी रूस से लिया गया, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 214 या फिर अनुच्छेद 324। तो देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है जो, ये अनुच्छेद 124 में है, अनुच्छेद 124 में, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 124। देखिए अनुच्छेद 124 का सही उत्तर है। इसके तहत प्रावधान है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट होगा। और मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 जज थे। मूल संविधान में क्या था, तो मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 जजों का प्रावधान किया गया था, लेकिन वर्तमान में बढ़कर 34 जज कर दिया गया, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो इस प्रकार 34 जज रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसका देखिए सुप्रीम कोर्ट से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के भाग 5 अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किसमें है, तो संविधान के भाग 5 में है, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। स्वतंत्र भारत के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। देखिए स्वतंत्र भारत के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था, तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था, 28 जनवरी 1950 को। इसने
भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की जगह ली थी। तो देखिए भारत शासन अधिनियम के तहत जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, उसी के स्थान पर इसे सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का जगह कौन लिया था? तो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कोलोजियम की सिफारिश पर की जाती है और इनके सेवानिवृत्ति होने की आयु 65 वर्ष है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कोलोजियम क्या होता है? तो वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक समूह होता है, उसी के सिफारिश पर होता है सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति। और इनके सेवानिवृत्ति होने की आयु कितना है? तो 65 वर्ष है। अभिलेख न्यायालय क्या है? तो अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय माना जाता है, जिसका अर्थ है कि इसके सभी फैसले भविष्य के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं और इसके पास अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। यानी देखिए अभिलेखीय न्यायालय का मतलब क्या होता है? तो इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 129 में है और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय माना जाता है। इसका अर्थ है इसके सभी फैसले भविष्य के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं, सभी फैसले भविष्य के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं और इसके पास अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। इसके पास अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5? तो देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को भाग 3 में वर्णित किया गया है, वर्णित भाग 3 में है। आप सभी अभी पिछले हम लोग क्वेश्चन में देखे भी हैं, कुछ क्वेश्चन पहले। तो देखिए मूल बनाम वर्तमान, यानी कि मूल संविधान में भाग 3 में 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक ना। भाग 3 जो मौलिक अधिकार से संबंधित है, इसमें 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार ही बचे हैं। देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 को भाग 3 से हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300A के तहत सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो देखिए 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक जो मौलिक अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे भाग 3 से हटाकर भाग 4 में जोड़ा गया और अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 के ए में जोड़ दिया गया। तो देखिए यदि भाग 3 में दिए गए किसी अधिकार का उल्लंघन होता है तो नागरिक सुरक्षा नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो देखिए अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो कोई भी नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद देखिए समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, हाँ कुल जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है उसको हम लोग देखते हैं। समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 118 तक है, सॉरी 118 बोले 14 से लेकर 18 तक है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है और इसमें क्या है तो कानून के सामने सब बराबर है, यानी कि कानून के सामने सभी नागरिक बराबर है। छुआछूत का अंत जो अनुच्छेद 17 में है, काफी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, जो समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। बोलने की आजादी, जीने के अधिकार, ये सभी स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 21 में है जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार। और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के में, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के में। उसके बाद तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये तीसरा मौलिक अधिकार है और ये अनुच्छेद 23 और 24 में, अनुच्छेद 23 और 24 में। मानव तस्करी पर रोक, बाल श्रम, यानी 14 वर्ष से कम के बच्चों को फैक्ट्री में काम कराने से प्रतिबंध, ये अनुच्छेद 24 में है, अनुच्छेद 24 में। और मानव तस्करी पर रोक, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये चौथा मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चौथा मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की आजादी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। उसके बाद देखिए पांचवा जो मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। पांचवा मौलिक अधिकार जो है ये संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है, 29 और 30 में, 29 और 30 में। इसमें अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति का संरक्षण है। इसमें अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति का संरक्षण, यानी कि अल्पसंख्यकों से संबंधित शिक्षा में जो भाषा और संस्कृति का यूज होता है उसके संरक्षण से संबंधित है। मौलिक अधिकार 5 है। उसका देखिए छठा मौलिक अधिकार, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे कहा जाता है। छठा मौलिक अधिकार को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और ये अनुच्छेद 32 में है। और अधिकारों का हनन पर सुप्रीम कोर्ट जाने का हक यही दिलाता है, ठीक ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार
जो अनुच्छेद 32 में है कि यही अधिकार जो है कि आपका मौलिक अधिकार हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और देखिए भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा और हृदय कहा है अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध, मैथन बांध, टिहरी बांध या फिर काकरापार बांध। बताना है कौन सा बांध झारखंड में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा मैथन बांध जो है ये झारखंड में स्थित है। मैथन बांध झारखंड में स्थित है। तो आइए और सभी बांध को हम लोग देखते हैं। तो जैसे पूछ लेगा आप लोग से कि सबसे ऊंचा बांध कौन है तो टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो महानदी पर उड़ीसा में। सबसे पुराना बांध कल्लनई बांध है। कल्लनई बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। सबसे पुराना बांध कल्लनई बांध कावेरी नदी तमिलनाडु में। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। और यह सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नागल बांध है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात में है। नर्मदा नदी पर गुजरात में है। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर तेलंगाना आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर तेलंगाना आंध्र प्रदेश में। रिहंद बांध रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में। रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील यहीं पर स्थित है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है केरल में। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर केरल में। और यह एक आर्च बांध है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पर है राजस्थान में। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर राजस्थान में है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। मेटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। बगलिहार और दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर जम्मू और कश्मीर में। बगलिहार और दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर जम्मू और कश्मीर में। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत का कौन सा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। भारत का कौन सा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। बताइए कौन सा राज्य जो है ये बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है वो भी तीनों तरफ से। तो ये त्रिपुरा हो जाएगा। ती से तीनों और ती से त्रिपुरा। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा ये जो त्रिपुरा है ये बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है। अब देखिए त्रिपुरा उत्तर दक्षिण और पश्चिम तीनों दिशाओं से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में केवल असम और मिजोरम राज्य है। इसके पूर्व में कौन है तो असम और मिजोरम राज्य है। इसका देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा की सीमा को जीरो लाइन या शून्य रेखा कहा जाता है। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की जो सीमा है उसको क्या कहा जाता है जीरो लाइन या शून्य रेखा कहा जाता है। भारत अपनी सबसे लंबी थल सीमा बांग्लादेश के साथ ही साझा करता है। भारत अपनी सबसे लंबी थल सीमा बांग्लादेश के साथ ही साझा करता है जो टोटल 4096.7 किलोमीटर है। 4096.7 किलोमीटर है। सीमा पर स्थित भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य की सीमा लगती है। देखिए बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य की सीमा लगती है। देखिए कौन कौन है। इसका ट्रिक है एमपीएम बड़ा बढ़िया ट्रिक है। एमपीएम में मित्र। अच्छा एमपीएम में मित्र जैसे एम ए से हो जाएगा असम, एम से होगा मेघालय, पी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल और एम से मिजोरम और त्रि से त्रिपुरा। अब देखिए जो पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा है बांग्लादेश से सबसे लंबी लगभग 2277 किलोमीटर लगती है। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है सभी राज्यों से सबसे अधिक 2277 किलोमीटर लगती है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये बांग्लादेश से संबंधित जितने सारे चीज था आप लोग का रिविजन करवा दिया। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला जिसे दीनदयाल बंदरगाह अभियुक्त कर दिया गया है मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है। कच्छ की खाड़ी में कांडला जो बंदरगाह है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। मुक्त व्यापार क्षेत्र, जहाज निर्माण उद्योग, हीरा तराशने के केंद्र या फिर सॉफ्टवेयर पार्क। तो जाहिर सी बात है ये बंदरगाह है तो ये व्यापार क्षेत्र होगा यानी कि मुक्त व्यापार से ये के लिए प्रसिद्ध है। मुक्त व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना कांडला या फिर अब देखिए भारत का पहला ईपीजेड या फिर एसईजेड कांडला में 1965 में भारत और एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया था। भारत के कांडला में भारत और एशिया का सबसे पहला प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था तो कांडला में जिसे बाद में
विशेष क्षेत्र यानी कि ACZ और मुक्त व्यापार क्षेत्र FTZ यानी कि फ्री ट्रेड जोन में बदल दिया गया और यहाँ व्यापार पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है, यानी कि सीमा शुल्क। देखिए यहाँ पर इसे क्यों मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है, तो यहाँ पर कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क नहीं लगता है, ठीक है, यहाँ पर सीमा शुल्क नहीं लगता है। उसके बाद देखिए वर्ष 1917 में कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। ठीक है, 1917 में कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। और यह एक प्रमुख जवारीय बंदरगाह है, इसे जवारीय बंदरगाह भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा कांडला बंदरगाह। अब देखिए भारत के बंदरगाह से संबंधित चीजें देख लेते हैं। तो भारत में वर्तमान में 13 प्रमुख बंदरगाह है, 13 प्रमुख बंदरगाह है। और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है, तो मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र का है। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह और कंटेनर बंदरगाह कौन है, सबसे बड़ा कृत्रिम और कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे कि नाहवा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है, नाहवा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र में है। नाहवा सेवा बंदरगाह ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का पुराना नाम है। अब देखिए सबसे गहरा और लैंडलॉक बंदरगाह पूछ लेगा, सबसे गहरा और लैंडलॉक बंदरगाह ये विशाखापत्तनम है, विशाखापत्तनम है, विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में। और यहाँ डॉल्फिस नोज नामक पहाड़ी है, डॉल्फिस नोज नामक पहाड़ी है जो जहाजों के चक्रवात से बचाती है, जहाजों को चक्रवात से बचाती है कौन, डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी। तो ये बंदरगाह से संबंधित सारी चीजें थी, सारी चीज आपको लोगों का कवर करवा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है कि 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किसे आपस में अलग करती है, 9 डिग्री चैनल किसे अलग करती है, अंडमान और निकोबार को, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, या मालदीव और मिनिकॉय को, या फिर भारत और श्रीलंका को। बताइए 9 डिग्री चैनल जो है ये किसे अलग करती है। तो जो 9 डिग्री चैनल है आप सभी को पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। अब देखिए कौन किसको अलग करता है उसको हम लोग देखते हैं और सारी चीजें आप लोग कवर करवाते हैं। 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है, मालदीव और मिनिकॉय को। और 9 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करती है। और 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार को अलग करती है, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करती है। उसके बाद देखिए पाक जलडमरू, काफी इंपॉर्टेंट, पाक जलडमरू जो है ये भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करती है, भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करती है। और यह मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। दक्कन पास, दक्कन पास जो है यह दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को के बीच स्थित है। दक्कन पास कहाँ स्थित है, तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। तो ग्रैंड चैनल, ग्रैंड चैनल जो है ये भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को अलग करती है। ग्रैंड चैनल जो है ये भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को अलग करती है। कोको चैनल, कोको चैनल जो है यह म्यांमार के कोको द्वीप को भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप से अलग करती है। कोको चैनल यह म्यांमार के कोको द्वीप को भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप से अलग करती है, यानी कि म्यांमार और भारत को अलग करती है कौन, कोको चैनल, म्यांमार और भारत को कोको चैनल। ग्रेट चैनल भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को अलग करती है। तो ये सभी आप लोग चैनल्स को आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली यमुना नदी आगे जाकर किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली यमुना नदी आगे जाकर किस स्थान पर गंगा से मिलती है, हरिद्वार, पटना, प्रयागराज या फिर वाराणसी। देखिए यमुना नदी जो है ये गंगा में मिलती है प्रयागराज में, ठीक ना, प्रयागराज में ये मिलती है। तो अब देखिए इससे संबंधित सारी चीज हम लोग देखते हैं। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से मिलती है और इस स्थान को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इस स्थान को क्या कहा जाता है, तो त्रिवेणी संगम क्यों कहा जाता है, तो यहाँ 3 नदियां मिलती है, कौन कौन, तो गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगा यमुना और सरस्वती यहाँ पर मिलती है। अब देखिए यमुना का उद्गम, यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हिमालय के बंदरपूछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर, जिसे कि सप्तऋषि कुंड कहा जाता है, से निकलती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से बंदरपूछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। और इसका सबसे बड़ा सहायक नदी, यमुना जो नदी है ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसकी कुल लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है, इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना के किनारे बसे प्रमुख शहर, देखिए यमुना के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन है, दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा और प्रयागराज, काफी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा और प्रयागराज, दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा और प्रयागराज। देखिए
यमुना की सहायक नदियां, यमुना की सहायक नदियां कौन है? दाईं ओर से मिलने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन। बाईं ओर से मिलने वाली नदी टोंस, यह यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। टोंस नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिंडन और रीन, हिंडन और रीन ये सभी बाएं ओर से मिलने वाली यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो हिमालय में मिलती है। चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के मेहू जानपाव पहाड़ी से निकलती है और इटावा के पास यमुना में मिलती है। टोंस यमुना की सबसे बड़ी, यहाँ पर दे रहा है चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है और टोंस को भी बता रहे हैं कि यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो हिमालय में मिलती है। मेरे ख्याल से चंबल नदी ही यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो देखिए गंगा नदी के अन्य प्रमुख संगम और प्रयाग, जैसे देखिए जो नदियां आकर मिलती है, दो नदियां, तो उसे संगम कहा जाता है। तो इस प्रकार गंगा के कुछ संगम है, पंच प्रयाग जिसे कहा जाता है। गंगा के पंच प्रयाग को हम लोग देखते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे देखिए उत्तराखंड में गंगा अलकनंदा से मिलने वाली नदियों के संगम को पंच प्रयाग कहा जाता है जो परीक्षाओं का पसंदीदा टॉपिक है। जैसे देखिए विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौलीगंगा, अलकनंदा और धौलीगंगा जहां पर मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और धौलीगंगा जहां पर मिलती है विष्णु प्रयाग। अब उसके बाद देखिए अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी जहां पर मिलती है उसे नंद प्रयाग कहा गया है, नंद प्रयाग। उसका कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडारी नदी, अलकनंदा और पिंडारी नदी जहां पर मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहा गया है। और रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी या काली गंगा, मंदाकिनी को काली गंगा भी कहा जाता है, जहां पर मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहा गया है। उसके बाद देवप्रयाग, देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी, अलकनंदा और भागीरथी नदी जहां पर मिलती है इसे देवप्रयाग कहा गया है, देवप्रयाग। और यहीं से इनका नाम गंगा पड़ता है, ठीक ना। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी जहां मिलती है उसके बाद इस नदी का नाम गंगा पड़ जाता है। तो ये पंच प्रयाग आप लोग ध्यान रखिएगा, पंच प्रयाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब की थी? 2 अक्टूबर 2014, 1 जुलाई 2015, 26 जनवरी 2016 या 15 अगस्त 2017? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी, 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। अब देखिए इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। यह योजना 3 मंत्रालयों के सहयोग से चलाई जाती है। यह योजना 3 मंत्रालयों के सहयोग से चलाई जाती है। देखिए कौन कौन मंत्रालय है? जल शक्ति मंत्रालय, कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इन 3 मंत्रालय द्वारा इसका चलाई जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश के सभी खेतों तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाना और पानी की बर्बादी को रोकना। यानी इसका उद्देश्य क्या है? तो देश के सभी खेतों तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाना और पानी के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है और कुछ हम लोग योजना देख लेते हैं। जैसे देखिए ये कौन सा योजना है? 2 अक्टूबर 2014, इस दिन भारत का सबसे बड़ी अच्छा स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पीएम किसान, पीएम किसान की शुरुआत 2019 में हुआ था। पीएम किसान की शुरुआत 2019 में। किसानों को 6,000 सालाना आर्थिक मदद की 2,000 की 3 किस्तें, 3 किस्तों में 2-2 हजार दी जाती है किसानों को। पीएम किसान ये 2019 में ये शुरू हुआ था। आयुष्मान भारत की शुरुआत हुआ था 2018 में। आयुष्मान भारत की शुरुआत 2018 में हुआ था। गरीब परिवारों को 5 लाख सालाना मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख की मुफ्त, मतलब कि आप किसी हॉस्पिटल में जाइएगा तो 5 लाख तक आपका मुफ्त में इलाज हो सकता है आयुष्मान भारत के अंतर्गत। और इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। जन धन योजना की शुरुआत 2014 में। जन धन योजना की शुरुआत 2014 में। मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता, जीरो बैलेंस के खाता और 10,000 ओवरड्राफ्ट सुविधा। इसमें 10 जीरो बैलेंस
खाता खुलवाया जा रहा था और 10,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जा रही थी। तो ध्यान रखिएगा, जन धन योजना की शुरुआत 2014 में, जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में। इसमें हर घर जल पहुंचाने का ये योजना था और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर साफ पानी का व्यवस्था कराना था इस मिशन के तहत। उसके बाद देखिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में हुआ था। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन, बीपीएल परिवार की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन करवाना इसका उद्देश्य था उज्ज्वला योजना का। मेन आप लोग ये डेट याद रखिएगा कब इसकी शुरुआत हुई थी। तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में, मेक इन इंडिया की शुरुआत 2014 में, मेक इन इंडिया की शुरुआत 2014 में, भारत को वैश्विक निर्माण हब बनाना, भारत को वैश्विक निर्माण हब बनाना और इसका प्रतीक चिन्ह ध्यान रखिएगा क्या होगा, शेर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कब आया था, तो 2015 में, 2015 में, और इसकी शुरुआत पानीपत हरियाणा से हुई थी, पानीपत हरियाणा से हुई थी। अटल पेंशन योजना 2015 में, अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में, 18 से 24 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए 60 वर्ष के बाद 1,000 से 5,000 मासिक पेंशन देना, 1,000 से 5,000 मासिक पेंशन देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, दुनिया में पृथ्वी के फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है, दुनिया में पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में किसे जाना जाता है, अमेजन वर्षा, कांगो वर्षा वन, सुंदरबन डेल्टा या फिर टैगा वन। बताइए पृथ्वी के फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़ा कहा जाता है। आप सभी को पता ही है पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है, अमेजन वर्षा वन को। अब देखिए अमेजन वर्षा वन दुनिया का कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% हिस्सा अकेले उत्पादित करते हैं, जिसके कारण इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो दुनिया में जितने भी ऑक्सीजन का उत्पादन होता है उसका 20% अकेले अमेजन वर्षा वन उत्पादित करता है। उसके बाद देखिए यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, इसका सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 60% ब्राजील देश में आता है। तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसका लगभग 60% हिस्सा ब्राजील देश में आता है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, जहाँ सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि कई प्रकार की प्रजातियां जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा ब्राजील में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कंपोस और वेनेजुएला में लेनोस कहा जाता है। देखिए इसमें जो घास पाए जाते हैं कंपोस, ब्राजील में यानी कि अमेजन वर्षा वन में जो घास पाया जाता है उसे कंपोस्ट कहा जाता है और वेनेजुएला में इसी घास को लैनोस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऑप्शन बी में था कांगो वर्षा वन। कांगो वर्षा वन क्या है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कांगो वर्षा वन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वन है और इसे अफ्रीका का फेफड़ा भी कहा जाता है, कांगो वर्षा वन का। ध्यान रखिए कांगो अफ्रीका में है। सुंदरबन डेल्टा यह भारत के पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और यहाँ मैंग्रोव वन और रॉयल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन डेल्टा मैंग्रोव वन आप सभी को पता ही होगा, ये तटीय वन है मैंग्रोव वन और यह बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसको देखिए टाइगा वन जो है ये उत्तरी गोलार्ध रूस और कनाडा में पाए जाने वाला शंकुधारी वन है। टाइगा वन कहाँ पाया जाता है, तो रूस और कनाडा यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पाया जाने वाला एक शंकुधारी वन है, टाइगा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि प्रसिद्ध खीर भवानी मेला मुख्य रूप से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है। खीर भवानी मेला मुख्य रूप से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड या फिर लद्दाख। देखिए खीर भवानी मेला जो है ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है, जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। देखिए जम्मू कश्मीर में और जो फेस्टिवल है जैसे ट्यूलिप फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर में ही मनाया जाता है। उसके बाद खीर भवानी मेला, शिकार महोत्सव, नवरेह त्योहार जो है ये सभी जम्मू कश्मीर का है। खीर भवानी मेला, शिकारी महोत्सव, शिकारा महोत्सव या फिर नवरोह त्योहार। लद्दाख में देखिए कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, हेमिस उत्सव, लोसार, सिंधु दर्शन और दोस्त मूछे ये सभी लद्दाख के हैं। उसके बाद देखिए पंजाब में बैसाखी, लोहड़ी, होला मोहल्ला और गुरु पर्व ये सभी मनाए जाते हैं। बैसाखी, लोहड़ी, होला मोहल्ला, गुरु पर्व। हरियाणा में सूरजकुंड मेला लगता है, कुरुक्षेत्र महोत्सव मनाया जाता है, तीज और पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल ये सभी हरियाणा में मनाया जाता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा, मिंजर मेला, लावी मेला और हालदा उत्सव। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में दशहरा, मिंजर मेला, लावी मेला और हालदा उत्सव। उत्तराखंड में हरेला,
फूलदेई, गंगा कायक महोत्सव और कण कण्वाश्रम मेला ये सब उत्तराखंड के हैं। और भी है देखा उत्तर प्रदेश के कुंभ मेला, लठमार होली, ताज महोत्सव, देव दीपावली ये सभी उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। और राजस्थान के है मरु महोत्सव, पुष्कर मेला, गणगौर और ऊंट महोत्सव। मरु महोत्सव, पुष्कर मेला, गणगौर और उत्सव महोत्सव ये सभी राजस्थान के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अगस्त, 23 अगस्त, 22 अक्टूबर या फिर 14 जुलाई। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आप सभी को पता ही होगा, जिस दिन ये चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण हुआ था और जो चंद्रमा पर लैंडिंग हुआ था, जिसे कि शक्ति पॉइंट का नाम दिया गया था, उसी दिन को, जिस दिन ये जो अंतरिक्ष यान था यहाँ पर लैंड किया था, उसी दिन को क्या होता है कि अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया गया था भारत में, ठीक ना। तो ये दिन था 23 अगस्त, 23 अगस्त ध्यान रखिएगा, 23 अगस्त। अब देखिए कुछ और राष्ट्रीय हम लोग अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्या होता है कि दिवस देख लेते हैं। जैसे कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और इन्हीं के जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस या विश्व मधुमेह दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस या विश्व मधुमेह दिवस, 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस या संविधान दिवस, और 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस या संविधान दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। तो ये सभी दिवस इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 6। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 और 6। देखिए 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय के में कुल 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 नीलय, 2 अलिंद और 2 नीलय। देखिए यहाँ पर दिया भी है 4 कक्ष। मानव हृदय में 2 ऊपरी कक्ष जिन्हें अलिंद कहा जाता है और 2 निचले कक्ष जिन्हें नीलय कहा जाता है। तो 4 कक्ष होते हैं, ऊपर वाले 2 कक्ष को अलिंद और नीचे वाले को नीलय कहा जाता है। इसको देखिए, दायां हिस्सा अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक पंप करता है और बायां हिस्सा शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। देखिए दायां हिस्सा जो हृदय का दायां हिस्सा है वो अशुद्ध रक्त को फेफड़े में ले जाता है रक्त को शुद्ध करने के लिए, और जब रक्त शुद्ध हो जाता है तो ये हृदय का बायां हिस्सा पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को पंप कर देता है। तो ऐसा आप लोग ध्यान रखिएगा। अन्य जीवों का हृदय कक्ष देखिए, जैसे मछली का पूछ लेगा तो 2 कक्ष होता है, एक अलिंद और एक नीलय। मछली के हृदय में 2 कक्ष होता है। उभयचर, उभयचर के जो हृदय होता है ये 3 कक्ष होता है, 3 कक्ष, 2 अलिंद और 1 नीलय, 2 अलिंद और 1 नीलय होता है। उभयचरों को 3 कक्ष होता है, 2 अलिंद और 1 नीलय। सरीसृप, सरीसृप का होता है 3 कक्ष, सरीसृप का 3 कक्ष। एक ऐसा सरीसृप मगरमच्छ है जिसके हृदय के 4 कक्ष होते हैं, ठीक ना। एकमात्र रेप्टाइल मगरमच्छ है जिसका हृदय में 4 कक्ष होते हैं, बाकी सभी रेप्टाइल में 3 कक्ष होता है, ध्यान रखिएगा। पक्षी, पक्षी और स्तनधारी में 4 कक्ष होते हैं। पक्षी और स्तनधारी जिन्हें मेमल कहा जाता है उनमें 4 कक्ष होता है। कॉकरोच, कॉकरोच में 13 कक्ष होता है, और ये सबसे अधिक जो कक्ष होता है कॉकरोच में होता है 13 कक्ष हृदय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत लगभग कितना है? हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत लगभग कितना है? 21%, 78%, 0.03% या फिर 0.93%। तो देखिए हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत आप सभी को पता होगा कि नाइट्रोजन सबसे अधिक है, जो कि 78% है, ठीक ना, 78% है। अब देखिए नाइट्रोजन सबसे अधिक 78% है। इसके बाद ऑक्सीजन है 21%,
और आर्गन जो है ये 0.93% है। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस जो है काफी वर्ग 18 के सभी तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है। उसमें से जो आर्गन है वो वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला अक्रिय गैस है, ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03%, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% से लेकर 0.04% तक पाया जाता है। और देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड ही जिम्मेवार होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? तो देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग होता है यानी कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। और वो उसके लिए कौन जिम्मेवार होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब देखिए वायुमंडल हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो वायुमंडल के परतों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो सबसे निचला परत होता है क्षोभमंडल होता है, यह सबसे निचला परत है। वायुमंडल का सबसे निचला परत क्षोभमंडल है। और मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, कोहरा, आंधी, ये सभी क्षोभमंडल में ही होता है, ठीक ना। मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभमंडल में होता है। और इस क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। क्षोभमंडल में जब आप ऊंचाई पर जाइएगा तो इसका तापमान क्या होता है कि घटता है। अब देखिए समताप मंडल, और इसमें बताया जाता है कि लगभग 165 मीटर ऊपर जाइएगा ना क्षोभमंडल में, तो 1 डिग्री तापमान क्या होता है कि घटता है, 1 डिग्री तापमान। उसके बाद देखिए क्षोभमंडल के बाद आता है समताप मंडल। यहाँ तापमान समान रहता है और बादल नहीं होते, इसलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए यह आदर्श परत है। और इसी परत में ओजोन परत भी पाई जाती है। तो देखिए ताप मंडल में क्या होता है कि यह शांत मंडल है। यहाँ पर ना तापमान बढ़ता है, तापमान यहाँ पर समान रहता है, और ना यहाँ पर बादल रहता है। तो हवाई जहाज उड़ाने के लिए यह मंडल काफी अच्छा माना जाता है। और इसी में हवाई जहाज उड़ाया जाता है समताप मंडल में। और ओजोन परत, आप सभी को पता ही होगा ओजोन परत पृथ्वी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ऑब्जर्व कर लेता है, इसको पृथ्वी तक नहीं आने देता है। अगर वो आ जाएगा तो क्या होगा? त्वचा का कैंसर होगा। तो वही ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाया जाता है। उसके बाद है मध्य मंडल, यह सबसे ठंडी परत है। मध्य मंडल सबसे ठंडी परत है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी परत में आकर जल जाते हैं। देखिए अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड आते हैं इसी मंडल में आकर नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उल्कापिंड जो होता है काफी गर्म होते हैं और मध्य मंडल काफी ठंडा है। तो यहाँ पर जो आते हैं ना तो ये भस्म हो जाते हैं उल्कापिंड। उसके बाद ताप मंडल या आयन मंडल, उसके बाद ताप मंडल या आयन मंडल, यह विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। यहाँ पर विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं और यह परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परिवर्तित करती है, जिससे वायरलेस संचार संभव होता है। तो वायरलेस संचार जैसे कि हम लोग फोन पे बात करते हैं, ये सारी चीजें जो संचार सुविधा है, ये इसके लिए आयन मंडल जिम्मेवार है, ठीक ना। तो विद्युत आवेशित कण कहाँ पाए जाते हैं? आयन मंडल में ही पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। बाह्य मंडल, बाह्य मंडल जो है ये सबसे बाहरी परत है। बाह्य मंडल सबसे बाहरी परत है। बाह्य मंडल सबसे बाहरी परत है। यहाँ हवा बहुत पतली होती है और हाइड्रोजन व हीलियम जैसी हल्की गैस पाई जाती है। यहाँ यह जो है सबसे बाहरी परत है और यहाँ हवा बहुत पतली होती है और हाइड्रोजन व हीलियम जैसी हल्की गैसें यहाँ पाई जाती है। अंतरिक्ष उपग्रह यहीं स्थापित होते हैं। देखिए अंतरिक्ष उपग्रह यानी कि सैटेलाइट यहीं पर स्थापित होते हैं, बाह्य मंडल में ही, ठीक ना। बाह्य मंडल में ही अंतरिक्ष उपग्रह को स्थापित किया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और पूछ लेता है कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैस कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा बाह्य मंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? कल्पकम या तारापुर, नरौरा या फिर रावत भट्टा? बताइए भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा पहला जो परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था ये तारापुर में, ठीक ना, तारापुर में। देखिए अब इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो भारत का पहला संयंत्र तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत का पहला व्यवसायिक परमाणु संयंत्र है, जिसे 28 अक्टूबर 1969 को चालू किया गया था। इसे कब चालू किया गया था? तो 28 अक्टूबर 1969 को। तो ध्यान रखिएगा भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, तारापुर। और यह महाराष्ट्र के पालघर, महाराष्ट्र के पालघर पहले थाने में था, ये स्थित है, यानी कि महाराष्ट्र के पालघर में स्थित है। इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सहयोग से किया गया था। इसका निर्माण किसके सहयोग से हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सहयोग से हुआ था। अब देखिए जो कल्पकम है, ऑप्शन ए में कल्पकम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, यह तमिलनाडु में स्थित है और यह भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी परमाणु ऊर्जा केंद्र है। भारत का पूर्णतः मतलब कि ये भारत द्वारा स्थापित
पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो कि तमिलनाडु में है। नरौरा, यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। नरौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। रावतभट्टा, यह राजस्थान में स्थित भारत का एक प्रमुख ऊर्जा संयंत्र है। तो रावतभट्टा ध्यान रखिए राजस्थान में, र से रावत, र से राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? वेना कावा, महाधमनी, या फिर फुफ्फुसीय धमनी, या फिर कोरोनरी धमनी। तो यहाँ पर क्या बताना है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? जाहिर सी बात है महाधमनी है। महाधमनी जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। देखिए सबसे बड़ी धमनी, महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी और मुख्य धमनी है। यह हृदय के बाएं निलय से शुरू होती है। यह हृदय के बाएं निलय से शुरू होती है। यह हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती है। महाधमनी क्या करती है, तो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर शरीर के पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती है। और इसकी दीवारें बहुत मोटी और लचीली होती है, क्योंकि यहाँ रक्त दाब सबसे अधिक होता है। महाधमनी में रक्त दाब क्या होता है, सबसे अधिक होते हैं। इस वजह से इसकी जो दीवारें होती है बहुत मोटी होती है और लचीली होती है। धमनी, यह हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों तक ले जाती है। ठीक ना, यह क्या करती है धमनी, कोई भी धमनी जो है यह शरीर के शुद्ध रक्त, यहाँ पर ध्यान देना है, शुद्ध रक्त को शरीर के सभी अन्य भागों में ले जाती है। लेकिन अपवाद में एक फुफ्फुसीय धमनी होती है। यही क्वेश्चन बनता है। फुफ्फुसीय धमनी जो होती है यह अशुद्ध रक्त को फेफड़ा में ले जाती है। अशुद्ध रक्त को ये फेफड़ा में ले जाती है। ये शुद्ध रक्त का काम नहीं करती है फुफ्फुसीय धमनी। बाकी सभी धमनी शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भाग में ले जाती है। उसी प्रकार शीरा जो है ये शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को वापस हृदय तक ले जाती है। ठीक ना, शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। अपवाद में फफुसीय शिरा जो है यह अशुद्ध रक्त को नहीं, ये शुद्ध रक्त को क्या करती है, हृदय तक ले जाती है। फेफड़ा से शुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है फफुसीय धमनी। तो ये उल्टा पुल्टा इसमें होता है। ठीक ना, धमनी और शिरा में ये वाला दोनों पॉइंट आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक ना, दोनों पॉइंट। इसको देखिए रक्तचाप, यह एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120, देखिए जो होता है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप हाईएस्ट 120 और मिनिमम 80 होता है। ठीक ना, और इससे कम ज्यादा होता है तो उसी में ब्लड प्रेशर हाई या लो होता है। और इसे मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और काफी चीज आप लोगों का कवर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल को विजिट करिए और उसको देखिए। ठीक, और भी कुछ अगर आप लोगों को पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी बोल सकते हैं, आप लोग के लिए मैं प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपना अच्छे से पढ़ाई करें।